हेलो एवरीवन। ऑडियो सबको आ रही है क्लियर? ऑडियो क्लियर है? हेलो एवरीवन। ऑडियो सबको आ रही है क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एरिया और इंटीग्रेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है वो हमने देखा था, है ना। तो बेसिक चीजें हमें ये पता है कि एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन इंटीग्रेशन का हमेशा मतलब एरिया नहीं होता है ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया तब होगा जब वो फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो और एक्स एक्सिस के ऊपर हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो उस वाले केस में जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, है ना, आपको याद होगा वो एक्सप्रेशन जो हमने सिग्मा के फॉर्म में लिखा था, है ना। जैसे अगर हमें ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, तो इसको हम सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिख पाते थे? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बी माइनस ए बाई एन इंटू सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस एक वेरिएबल आर लेते हैं, आर इंटू एच, और आर इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1, है ना। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद होगा कि ये हमने जब डेफिनेट इंटीग्रेशन किया था तो वहां पे लिमिट एज ए सम के फॉर्म में हमने इस चीज को लिखा था। ठीक है, और इस चीज को हमने डिराइव करने के लिए क्या किया था कि हमारे पास अगर ये कर्व है और हमें ए से बी तक इंटीग्रेट करना है कि नहीं, और तो हमने इसको एक एरिया की तरह एज्यूम करके किया था, है ना। और उसके लिए हमने क्या किया था, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया था इस टाइप का, और इसी एलिमेंट को हमने, इस एलिमेंट के इस विड्थ को हमने टेंडिंग टू 0 किया था, है कि नहीं, और इसी चीज को हमने यहां से यहां तक ऐड किया था। तो इंटीग्रेशन भी एक तरीके का एडिशन है, लेकिन कंटिन्यूअस सिस्टम का है। तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम के लिए भी हमने एक एलिमेंट चूज किया था। ठीक है, इसी चीज को हम एक बेटर तरीके से भी कर सकते हैं। याद होगा आपको कि अगर आपको ये चीज हम लिमिट में देखो, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर हम ए की वैल्यू 0 कर दें, ठीक है, और बी की वैल्यू 1 कर दें, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? 1 बाई एन, और सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1, और यहां पे ए 0 है ना, और आर तो हमारा वेरी कर रहा है, और ये एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई एन। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? आर बाई एन। ठीक है, और इसी इंटीग्रेशन को आप 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के समय पे मैंने ये बताया था कि हमारे पास यहां पे देखो एक सीरीज का फॉर्मेट है ना, और ये सीरीज कैसा है? इनफाइनाइट सीरीज है ना। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम करने का हमारे पास एक और तरीका है। ठीक है, इसके पहले भी हमने इनफाइनाइट जीपी देखा था, इनफाइनाइट एजीपी देखा था, और सबको हमने कैलकुलेट किया था, है कि नहीं। लेकिन अब हम इस चीज को देख रहे हैं कि अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज हो जिसमें आपको कुछ एपीजीपी इस टाइप का कोई टर्म दिखाई ना पड़े, है ना, तो भी हम उसको, उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि उस समेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है कि नहीं। और इस फॉर्मेट में अगर आप लिख पाओगे तो जो 1 बाई एक्स का टर्म है, 1 बाई एन का टर्म है, ये किस में रिप्लेस हो जाएगा? डीएक्स में, है कि नहीं। आर बाई एन को हम किस में रिप्लेस कर देंगे? आर बाई एन को हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे। फंक्शन तो हमारा अभी भी क्या है? एफ ही है ना। तो ये फंक्शन हमारा एफ ही है, तो एफ ऑफ आर बाई एन हमारा किस में रिप्लेस हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स में, है ना।
लोअर लिमिट की वैल्यू इस लिमिटिंग वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। और सिग्मा किस में इंटरचेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन पे, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोअर लिमिट ए की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं आर की वैल्यू से पुट करके, है ना। तो लोअर लिमिट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और अपर लिमिट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसलिए हम यहां पे नहीं कर रहे हैं इसको। ये बताने का एम ये था कि जो हमने ये चीज डिराइव किया था इस सम की वैल्यू, है ना, ये देखो एक एलिमेंट के फॉर्मेट में ही किया था, है ना। तो यही चीज हमें अब यहां पे सीखनी है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो एरिया कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास है एरिया कैलकुलेशन, और इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एलिमेंट मेथड, ठीक है। ये मेथड आप फिजिक्स में भी काफी बार यूज कर चुके हो, ठीक है। किसी भी टर्म को अगर आपको इंटीग्रेट करना होता था, है ना, समेशन करना होता था, याद होगा आपको, तो वहां पे हम लोग मैक्सिमम टाइम पे यही चीजें यूज करते थे, है कि नहीं। तो आपको ध्यान होगा कि हमने वहां पे भी ये सब कुछ टर्म वहां पे हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी चीज को हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो हमें ये एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप फंक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि हमने यहां पे फंक्शन ही लिया हुआ है, ठीक है। और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। यहां पे हम फंक्शन बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो हम यहां पे फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बोल रहे हैं, और इसको हमें इस पार्ट का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिन है यहां से हम x डिस्टेंस पे मूव करेंगे, ठीक है। यही चीज हमने फिजिक्स में किया था, याद होगा आपको। और यहां पे dx विड्थ का एक हम एलिमेंट चूज करेंगे, और ये एलिमेंट हम कैसा चूज करेंगे, यहां पे रेक्टेंगुलर फॉर्म का ही एलिमेंट हम चूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, और ये एलिमेंट इसका विड्थ कितना है, विड्थ dx है, और ये dx कितना है, बहुत ही इनफाइनाइट टाइम्स छोटा टर्म है कि नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये काफी छोटा टर्म है, इसलिए हम इसको dx लिख रहे हैं। अगर कुछ फाइनाइट होता तो हम उसको डेल्टा एक्स में डिफरेंस लिखते, लेकिन ये काफी छोटा टर्म है। तो इसी पॉइंट पे यहां से हम x डिस्टेंस पे आगे मूव किए हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे हम y वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। एक चीज आप यहां पे ध्यान रखना कि हमारे पास कोई भी कर्व होता है, ठीक है, इस टाइप का, तो आप किसी भी पॉइंट x की वैल्यू पुट कर, तो मान लो x वैल्यू पुट किया, ये y इक्वल टू एफ एक्स है ना। तो एट x इक्वल टू ए वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ a, और f ऑफ a एक्चुअली में क्या होगा, इस x एक्सिस से लेंथ है, ये क्या है, f ऑफ a है, क्लियर है कि नहीं। तो अगर आप टर्म्स के बारे में समझने का ट्राई करो, है ना, तो यहां पे देखो दो टाइप की चीजें हैं। ये कर्व है, यहां से हम x डिस्टेंस पे मूव किया हमने, ठीक है। तो यहां पे जो हमें y मिलेगा, ये क्या है, f ऑफ x है ना। तो ये f ऑफ x एक्चुअली में क्या होता है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कितना लिख सकते हैं, x कॉमा एफ ऑफ x, है ना। x कॉमा एफ ऑफ x में ये सब हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था 3D वाले में, फर्स्ट वाले पार्ट में। ये x क्या होता है, कहां से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, है कि नहीं। और ये f ऑफ x हमें क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, क्लियर है। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो ये जो हमने एलिमेंट फॉर्म किया है, इस एलिमेंट का हाइट हम बता सकते हैं कितना होगा, क्योंकि ये जो dx हमने लिया हुआ है, यहां पे आपको ये dx लेंथ विड्थ दिख रहा है, लेकिन ये इतना छोटा है कि ये एक तरीके से इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, fx में x की जगह पे पुट करेंगे हम वैल्यू, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, x ही पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, y है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस
एलिमेंट का एरिया लिखेंगे। ठीक है, तो इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, क्योंकि ये एलिमेंट किस शेप का है ना, ये जो हमने एलिमेंट चूज किया है, ये एलिमेंट किस फॉर्मेट का है, रेक्टेंगुलर है है ना। और रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना आता है, विड्थ पता है, हाइट पता है, तो कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स। और यही छोटे छोटे एलिमेंट को हमें इंटीग्रेट करना होगा और ऐड करना होगा कहां से कहां तक, a से लेके b तक, तो ये a टू b हो जाएगा। तो यही हमें क्या दे देगा, एरिया। क्लियर है, तो ये हमारे पास एरिया का फंक्शन है। और क्योंकि जो हमारा y फंक्शन है ना, जो हमने y लिया हुआ था, देखो y को हमने यहां पे क्या बोला था कि इसको हमने फंक्शन बोला था, याद होगा आपको, है ना। तो इसे हमने फंक्शन बोला था, क्यों, क्योंकि हमने उसी तरीके से ड्रॉ किया है ना, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट हम फंक्शन को ही करेंगे, है ना। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो y की वैल्यू आप यहां पे पुट भी कर सकते हो, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन होता है फंक्शन का, लेकिन ये कब वैलिड है, व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये हमारा कंडीशन है, तो हम ये एरिया लिख पाएंगे। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने किया हुआ था। यहां पे एक और चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है, और एक एग्जांपल कर लेते हैं तो हमें अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मान लो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया enclosed between y equal to x square plus 2 x axis and x equal to 1 and x equal to 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये हमने बोला था कि सिंपल कर्व होगा, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपको ड्रॉ करना आता है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 कैसे ड्रॉ होता है, ये हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं 11th में। तो ये हमने y इक्वल टू एक्स प्लस 2 ड्रॉ किया। ठीक है, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया x इक्वल टू 1, ये लाइन ड्रॉ किया x इक्वल टू 2। ठीक है, और x एक्सिस, तो कर्व x एक्सिस और इस लाइन के बीच में कौन सा एरिया हमारा बन रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये हमारा एरिया फॉर्म हो रहा है। तो हमें यही कैलकुलेट करना है। हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारा कर्व क्या है, x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे मूव करेंगे और एक एलिमेंट चूज करेंगे इस टाइप का। ठीक है, विड्थ dx हो जाएगा और हाइट y हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस ही हमारा एक बेसिक पॉइंट है। तो यहां पे हम एरिया डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, y इंटू डी एक्स 1 to 2, है ना। और y की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स 1 से लेके 2 तक। ठीक है, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एरिया कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको अच्छे तरीके से पता है ना। हर एक टाइप के फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एरिया में बस हमें यह ध्यान रखना होता है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, ठीक ना, और किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ना। और जिस फंक्शन को हम कर रहे हैं वो y एक्सिस एक्स के ऊपर है या नीचे है ना, या अगर किसी पॉइंट पे नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें उसको पॉजिटिव बना के लिखना होगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है। बाकी कैलकुलेशन वही चीज है जो हमने इंटीग्रेशन में किया था। ठीक है, तो अभी हमने एक टाइप का पढ़ा, ये टाइप 1 में इसको बोल रहा हूं। ठीक है, तो टाइप 1 में हमने क्या किया, एलिमेंट जो हमने चूज किया, एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक कर्व था इस टाइप का। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से एक्स एक्सिस के अलोंग पहले हमने मूव किया। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने के बाद हमने dx लेंथ का एक एलिमेंट चूज किया। क्लियर है कि नहीं। तो हम ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं और हमें एरिया कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, a से b तक। ठीक है,
तो ये कंप्लीट एरिया हमें कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होगी कि जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करना हो, सबसे पहले आप क्या करो, पहले एक एलिमेंट फॉर्म करो। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या है हमारा यहां पे, फॉर्मिंग अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट। ठीक है, यहां पे हम और किसी और टाइप का एलिमेंट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर एलिमेंट से भी हमारा काम चल जाएगा इजीली, है ना। इसलिए आप सर्कुलर टाइप का या किसी और टाइप का हम एलिमेंट चूज नहीं करते हैं। उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें एलिमेंट चूज करना है और फॉर्म करना है। तो हमने एक एलिमेंट फॉर्म कर दिया। दूसरी चीज है वैलिडेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, जो आपने एलिमेंट फॉर्म किया है उस एलिमेंट को हमें वैलिडेट करना भी है। ठीक है, वैलिडेट करने का मतलब क्या हो गया कि आपको यह देखना है कि जो आपने एलिमेंट चूज किया है क्या वो एलिमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो यह चीज हम कैसे चेक करते हैं कि हमने जो एलिमेंट चूज किया है वो हमने सही चूज किया है या गलत चूज किया है। ठीक है, तो यह चीज हमें चेक करने के लिए क्या करना होता है कि जो भी आपने एलिमेंट चूज किया है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमें एरिया कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है। तो यहां पे जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो ए से लेके बी तक कैलकुलेट करना है ना। तो ये हमारा मार्क्ड एरिया है। ठीक है, यानी जो हमने एलिमेंट चूज किया है वो एलिमेंट इस कंप्लीट एरिया को देना चाहिए। ठीक है, अब ये एलिमेंट वैलिड है या नहीं है ये हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको यह देखना है कि इस एलिमेंट का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, ये हमने कंप्लीट एलिमेंट लिया, इसका एंड पॉइंट मतलब ये अपर पॉइंट जिसको हम ए बोल रहे हैं और लोअर पॉइंट जिसको हम बी बोल रहे हैं। ठीक है, जो आपने एलिमेंट इस पोजीशन पे फॉर्म किया है, कहीं भी आप फॉर्म करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां भी आपने फॉर्म किया है उसका एक अपर पॉइंट ए पॉइंट हो जाएगा और लोअर पॉइंट बी पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है तो हम यहां पे ये चीज बोल सकते हैं कि ये सिचुएशन हमेशा मेंटेन होना चाहिए इस पॉइंट ए से लेके बी तक। ठीक है, तो ये जो हमारा ए से लेके बी तक एरिया कैलकुलेट करना है, ये चीज हमारा हर पॉइंट पे वैलिड होना चाहिए, है ना। ये जो एलिमेंट आपने फॉर्म किया है ये एलिमेंट हमेशा ए से बी के बीच में हमेशा इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। इसी तरीके से बिहेव करने का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ए हमेशा कर्व पे ही लाई करना चाहिए। पॉइंट ए कौन सा पॉइंट है, एलिमेंट का अपर पॉइंट। और पॉइंट बी हमेशा कहां पे लाई करना चाहिए, एक्स एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें एरिया इसी दो कर्व के बीच में निकालना है और यहां से यहां तक निकालना है। ठीक है, अब आप सोचोगे तो हमें करना क्या है कि इस एलिमेंट को आप लेफ्ट या राइट मूव करके चेक करो। ठीक है, इस एलिमेंट को आप कहीं भी फॉर्म कर सकते हो। तो मान लो मैंने इस एलिमेंट को यहां पे फॉर्म किया। ठीक है, यहां पे जब फॉर्म करेंगे तो देखो अभी भी लोअर पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है और अपर पॉइंट इस कर्व पे ही है। यहां पे भी फॉर्म करोगे तो यहां पे भी सिचुएशन क्या होगा, सेम टाइप का ही होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने एलिमेंट चूज किया वो एलिमेंट क्या है, सही है। ठीक है, इसको जब हम इधर उधर मूव करेंगे तो इसका जो हाइट होगा, ये हाइट चेंज होगा। ठीक है, तो हाइट चेंज हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो y को dx से हम मल्टीप्लाई करेंगे ही। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप एलिमेंट चूज कर रहे हो उस एलिमेंट का एक पॉइंट लोअर कर्व पे होना चाहिए, है ना। यहां पे लोअर कर्व कौन सा है और लोअर बाउंड्री कौन सा है, ये वाला, और अपर बाउंड्री कौन सा है, ये वाला। अगर ये कंडीशन आपका इस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब ये एलिमेंट हमारा क्या है, सही है, और ये हमारा वैलिडेशन इस एलिमेंट का हो चुका है। क्लियर है, तो यहां पे पॉइंट बना के लिख लेते हैं। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द एलिमेंट should be on upper boundary and lower part of the element should be
ऑन लोअर बाउंड्री। ठीक है, हम लेफ्ट राइट से काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहां पे जो हम y dx लिखते हैं, ठीक है, तो ये y dx हमें क्या दे देता है? इसका एलिमेंट का एरिया दे देता है। इस एलिमेंट का एरिया का हमें बस अपर और लोअर चेक करना है। लेफ्ट और राइट क्यों नहीं चेक किए? क्योंकि लेफ्ट और राइट हम लिमिट से डिसाइड कर रहे हैं। तो लिमिट हमें ये बता देगा कि हमें कहां से कहां तक जाना है। अपर और लोअर हमें खुद से चेक करके वैलिडेट करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर ये चीज सही होता है, ठीक ना, अगर आप इसको किसी तरीके से क्रॉस चेक कर पाते हो कि ये हमने जो बनाया है वो सही है, इसका मतलब जो एलिमेंट आपने चूज किया वो सही एलिमेंट चूज किया है, और इस मेथड से अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका एरिया सही आएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है लिमिट्स, है ना। तो लिमिट्स तो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, है ना, कि लिमिट हमें कहां से कहां तक करना है, वो चीज हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिमिट से पहले हमें यहां पे एक और चीज डिसाइड करना है ना। तो हमने वैलिडेट कर लिया, रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया, वैलिडेट कर लिया, और थर्ड पॉइंट है हमें इसका फाइंड द एरिया ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो आपने एलिमेंट फॉर्म किया है उस एलिमेंट का आपको एरिया सही तरीके से लिखना आना चाहिए। ठीक है, एरिया सही तरीके से लिखने का मतलब क्या हो गया कि इसका अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हो तो इसका विड्थ तो हमेशा हम कितना चूज करेंगे? dx ही चूज करेंगे, है कि नहीं। और हाइट इसका क्या होगा? हाइट ये वाला पार्ट होगा, है ना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो यहां पे मैं h लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं y नहीं लिख रहा हूं, h लिख रहा हूं। क्यों लिखना है ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। a to b, तो यहां पे h क्या है? h क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अपर कर्व टू लोअर कर्व, है कि नहीं। और इस पर्टिकुलर केस में जो h है वही हमारा किसके इक्वल है? y के इक्वल है ना। तो a to b y dx भी लिख सकते हैं, और यही y किसके इक्वल है? a to b fx dx के भी इक्वल है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, fx dx हम तब लिख पाएंगे जब हमें फंक्शन दिया होगा। ठीक है, फंक्शन नहीं दिया होगा तो हम y dx लिखेंगे। ठीक है, और y dx लिखने से पहले भी हमें हाइट चेक कर लेना है ना। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे चल के क्वेश्चन जब करेंगे तो ये हमें समझ में आएगा। क्लियर है? तो यहां पे हमने कैसे हाइट कैलकुलेट किया और कैसे एलिमेंट का एरिया निकाल रहे हैं, ये चीज समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, और इसी के साथ फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा फिर? पुटिंग द और पुट द लिमिट्स, है ना। तो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स आप डिसाइड कर लो और आपका इंटीग्रेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये एक बेसिक अप्रोच है। आपको जब भी हमें कुछ एलिमेंट चूज करना हो तो इस तरीके से हमें चूज करना है। ठीक है, और ये बेसिक मेथड ही हमें हर जगह फॉलो करना है। क्लियर है? तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहली चीज, कर्व का शेप पता होना चाहिए कि कर्व कैसा है हमारा, है ना। कर्व अगर एक बार आपको पता चल गया तो आप इजीली एरिया कैलकुलेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कर्व के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए अभी जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा वो सिर्फ वैसे कर्व का ही मिलेगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वो सब कुछ आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, 11th में 12th में जितने टाइप के कर्व पढ़े हो उन्हीं सब कर्व का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आएगा। बस आप पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टाइप 1 था। इसी में टाइप 2 में आते हैं कि हो सकता है कि हमारा कर्व इस तरीके का हो कि हमें x के अलोंग एलिमेंट लेने से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप x में क्वेश्चन लेके सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप x एक्सिस के अलोंग लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम बस ये होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना।
तो उस टफनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि कभी कभी हमें एलिमेंट को वाई एक्सिस के अलोंग भी चूज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब कैसे ये चीज जरूरत पड़ता है वो देखो कि मान लो कि हमारा कर्व इस तरीके का हो, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये हमें कर्व है, ठीक है ना, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्व है तो एरिया कुछ ना कुछ बाउंड कर ही रहा है। ठीक है, और हमें अब एरिया एक्चुअली में उसने ए टू बी इस तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहां पे भी देखो आप एलिमेंट चूज कर सकते हो एक्स एक्सिस के अलोंग भी, लेकिन प्रॉब्लम होगा काफी, है ना। वो प्रॉब्लम क्या होगा वो आगे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। तो आप खुद देखोगे कि हमें किस एक्सिस के अलोंग एलिमेंट लेना चाहिए, ये आप क्वेश्चन आपको जैसे ही मिलेगा, है ना, और आप ग्राफ प्लॉट करोगे, एरिया मार्क कर लोगे कहां पे कौन सा एरिया, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि हमें एलिमेंट किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, है ना। यहां पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन में वाई एक्सिस के अलोंग हमें एलिमेंट चूज करने से फायदा होगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग जब हम एलिमेंट चूज करेंगे तो कैसे चूज करेंगे, फिर से वही मेथड है, जैसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग जाते थे अब हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग मूव करके हम कितने विड्थ का एलिमेंट चूज करेंगे, डी वाई विड्थ का, है कि नहीं। और देखो पहले वाले पार्ट में क्या था कि जो हमने y कैलकुलेट किया था, याद होगा, हमने y कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो देखो आप यहां पे ध्यान से, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का हमें क्या निकालना होगा, पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो हमने एलिमेंट चूज किया है वो एलिमेंट वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, तो इसका एक पॉइंट देखो यहां पे है अभी, ठीक है, और एक पॉइंट कर्व पे है। अब इस एलिमेंट को आप ऊपर और नीचे की तरफ इस रीजन में कहीं भी मूव करा के देखो कि क्या हर एक जगह पे सेम सिचुएशन फॉर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहां पे भी एलिमेंट बनाते हैं तो यहां पे भी देखो एक पार्ट वाई एक्सिस पे है और एक पार्ट कर्व पे है, यहां पे भी आप फॉर्म करोगे तो यहां पे भी क्या होगा, सेम सिचुएशन वैलिड होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट सही है, ये हमने वैलिडेट कर लिया, क्लियर है ना। वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एलिमेंट पहली चीज है कि एलिमेंट हम सही तरीके से चूज कर पाए। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो एलिमेंट हमें कैसे चूज करना है ये आपको अब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज है कि हमें इसको वैलिडेट करना है, तो पहले आप वैलिडेट कर लो, और एलिमेंट अगर आपने सही चूज किया है तो अब हमें क्या चाहिए, इसका एलिमेंट का एरिया चाहिए, है ना। तो एलिमेंट का एरिया हम कैसे लिखेंगे, तो इसका विड्थ अब कितना हो गया, dy हो गया, है ना। और ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, याद होगा आपको कि अगर हम कर्व पे इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, x, fx, याद होगा। और x, ये जो fx है, ये fx कहां से डिस्टेंस होता है, x एक्सिस से, जस्ट अभी आपको लिखवाया। और ये x कहां से डिस्टेंस होता है, y एक्सिस से। यहां पे देखो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो इसको हम कितना लिख पाएंगे, x। तो यहां पे एरिया क्या हो जाएगा, x, और इंटीग्रेट हमें कहां से कहां तक करना है, a टू b तक। ठीक है, तो ये मेथड होता है x एक्सिस के अलोंग एलिमेंट चूज करने का या y एक्सिस के अलोंग एलिमेंट चूज करने का। डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप किस एक्सिस में जाके किस तरीके से एलिमेंट चूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं होगा कि आपको x के अलोंग जाना है या y के अलोंग जाना है, लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आपको खुद डिसाइड करना है कि किस एक्सिस के अलोंग हम एलिमेंट चूज करें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें हमें
थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी एरिया की, कि हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और कहां पे कौन सा पार्ट हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। क्लियर है? अब देखो इसी पार्ट में एक और चीज आती है कि अगर मान लो कि जो कर्व हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो कर्व हमें दिया हुआ है वो कर्व एक्चुअली में फंक्शन नहीं है, ठीक ना। तो देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को और आगे मूव कराते हैं कि अगर मान लो हमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो हमें यह क्वेश्चन करना y स्क्वायर इक्वल टू x में, तो हमें यह चीज पता है कि जब हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, है ना, तो कर्व कुछ किस शेप का होगा, ऐसा बनेगा, है ना, कर्व कुछ ऐसा बनेगा हमारा। अब अगर ऐसा कर्व बन रहा है तो हमें एरिया कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, 0 से लेके 1 तक, है ना। देखो ये वाला पार्ट हमारा 1 है और इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ पार्ट बनेगा, है ना, यानी हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगर ये एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या हम डायरेक्टली y इंटू डी एक्स करके एरिया निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि y dx इंटीग्रेशन करने के लिए y को पहले क्या होना पड़ेगा, फंक्शन होना पड़ेगा, है ना। और यहां पे देखो y हमारा फंक्शन ही नहीं है ना, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो पहली चीज तो हमें इसे फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना, एक बात। दूसरी चीज कि मान लो हम इसको फंक्शन रिड्यूस कर लेते हैं, कैसे रिड्यूस करना है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। तो इसलिए जब हम एरिया चूज करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहां पे सिर्फ अपर पार्ट को कंसीडर करना होगा, ठीक है, सिर्फ हम इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे, इस वाले पार्ट को अभी हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ एरिया कहां से कहां तक निकालना है, 0 से लेके सिर्फ अपर पार्ट में कैलकुलेट करना है। और अपर पार्ट में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, x पे जाके एलिमेंट चूज करेंगे dx का, है ना, और इस एलिमेंट का एरिया हम क्या लिख पाएंगे, dx इंटू एक्स डिस्टेंस पे गए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y, ठीक है। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना होगा, 0 से लेके 1 तक। यहां पे एक चीज ध्यान देखो कि हमने जब पहला वाला इंटीग्रेशन लिखा था स्टार्टिंग में, तो वहां पे हमने fx dx लिखा था, है ना। क्या हम यहाँ पे fx dx लिख सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने बोला था कि जब हम एरिया लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, y dx लिखते हैं, है ना। y हो सकता है कि फंक्शन भी हो, y हो सकता है कि कर्व भी हो, है ना। अगर फंक्शन नहीं होगा तो भी ये वैलिड है, फंक्शन होगा तो भी ये वैलिड है, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ y लिख रहे हैं, y स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है? तो हमें यहां से पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, y कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट एक्स, है ना। अब यहां पे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट एक्स dx कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अपर वाले पार्ट का तो एरिया हमारा निकल के आ गया। वैसे ही हमें लोअर पार्ट का भी एरिया कैलकुलेट करना होगा, है कि नहीं, क्योंकि लोअर वाला पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव आएगा, है ना। और आप देखोगे कि दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, तो इसलिए हम इसको 2 टाइम्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा पूरा एरिया कवर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, जब हमें फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम एरिया का डेफिनेशन क्या लिखते हैं, एरिया a टू बी y dx लिखते हैं। इसलिए अब हम जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y dx लिखेंगे। अगर y हमारा फंक्शन हो गया तो ये y की जगह पे fx रिप्लेस हो जाएगा। अगर y फंक्शन नहीं है तो हमें इस फंक्शन से y कैलकुलेट करके यहां पे पुट करना होगा, ठीक है। यहां पे हमने एक एक्स्ट्रा काम ये किया कि हमने एलिमेंट सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को कैलकुलेट किया, फिर नीचे वाले पार्ट का हमने कैलकुलेशन करके देखा कि सेम आ रहा है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये चीज हम कर्व को स्टार्ट करने से पहले भी हम देख सकते थे, ठीक ना, कि हमारा एरिया कैसा होने वाला है।
तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिसिटी। ठीक है, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी से फायदा क्या होगा कि हमें पहले पता चल जाएगा कि आपको कहां से कहां तक एरिया कैलकुलेट करना है ना। आप किसी कैलकुलेशन को दोबारा नहीं करो, उस चीज से बचने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी चेक करने का तरीका क्या होता है, सिंपली कि फर्स्ट है रिप्लेस x विथ माइनस एक्स। ठीक है, कोई भी आपको कर्व दिया हुआ हो, आप उस कर्व में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। ठीक है, और इफ द कर्व डज नॉट चेंज, ठीक है, आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और कर्व में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या हमारे फंक्शन में कोई और कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज होगा, है ना। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि क्या दे देगा, सेम। तो ओरिजिनल और बाद वाला दोनों पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। और यही कंडीशन हमने किसके लिए चेक किया था, ऑड इवन के लिए। तो ये कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है ना। तो जो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो किसी भी कर्व में अगर आप, यहां पे हम फंक्शन वर्ड इसलिए यूज नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो कर्व भी हो। ठीक है, तो अगर आप किसी इक्वेशन में x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करो और उस कर्व में कोई चेंज नहीं आता है तो उसको हम, उस कर्व को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस पता होने से क्या फायदा होता है कि ये कर्व आपको पता है कि ये कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और अगर कोई हमें -1 से 1 तक एरिया कैलकुलेट करने के लिए देता है तो क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये सिमेट्रिक कर्व है ना। और सिमेट्रिक कर्व होने का मतलब क्या होता है कि जैसा वो राइट हैंड साइड में है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में ही है। यानी जितना एरिया वो राइट हैंड साइड में बनाएगा उतना ही एरिया वो लेफ्ट हैंड साइड में भी बनाएगा, है ना। इसका मतलब हम इस कैलकुलेशन को 2 बार नहीं करके क्या करेंगे, 0 से a तक इंटीग्रेट कर लेंगे 2 बार, है ना। सॉरी, 0 से a तक एक बार करके उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अगर आपको पता चल जाए कि वो पहले से ही कि हमें ये कर्व सिमेट्रिक है तो हमारा कैलकुलेशन एक्चुअली में इजी हो जाता है ना। हम इस चीज को 2 बार कैलकुलेट नहीं करके सिंपली 0 से 1 तक हम इंटीग्रेट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी का ये फायदा होता है। क्लियर है यहां तक, है ना। तो ये सिमेट्रिसिटी का एक फायदा है। दूसरी चीज, तो ये पहले टाइप का सिमेट्रिसिटी हो गया। ठीक है, दूसरे टाइप के में आते हैं कि हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है किसको, y को माइनस वाई से। और फिर से हमारे पास सेम सिचुएशन आता है। ठीक है, कर्व डज नॉट गेट चेंज। तो अगर कर्व फिर से चेंज नहीं होता है तो वो कर्व क्या होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, है ना। ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। और सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस का कहने का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जो अभी एग्जांपल हमने लिया था, है ना। इसमें y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो ये इस टाइप का कुछ करवाएगा जो कि ओरिजिनल कर्व फिर से है। इसका मतलब ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस है ना। तो देखो, अगर हमें यहां से यहां तक एरिया कैलकुलेट करना है क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है तो जितना ये ऊपर एरिया बनाएगा उतना ही वो नीचे भी बनाएगा, है ना। इसलिए हमने ऊपर में इस चीज को हम 2 बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम इस कर्व को फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट में बनाएंगे और एरिया कैलकुलेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो सिमेट्रिसिटी चेक कर लेने से यह फायदा होता है कि आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। और बहुत सारा काम आपका इजी हो जाता है, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हो।
ठीक है, तो ये पार्ट था हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक वाला। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ मतलब x को भी रिप्लेस करेंगे और y को भी रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस x2 माइनस एक्स और y2 माइनस वाई। और अभी के बाद भी अगर आपका कोई फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, अभी भी जैसा था फंक्शन हमारा वैसा ही है, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, है ना। और इसी चीज को एक और तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, सिमेट्रिक इन ईच क्वाड्रेंट, है ना। सारे क्वाड्रेंट में ये सेम टाइप का होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये किस चीज का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है ना। और सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। यहां पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर हमें इस टाइप के फंक्शन का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट में एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि ये सेम चारों क्वाड्रेंट में सेम टाइप का है ना। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके फिर अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए हमें सिमेट्रिसिटी चेक करने का फायदा ये होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्वेश्चन में जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप क्या करो कि कर्व का सिमेट्रिसिटी चेक कर लो। ठीक है, इससे हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा और आप उसी क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे आपको एलिमेंट चूज करना है वो हमने आपको बताया, और किस तरीके से हम सिमेट्रिसिटी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो हमने देखा। एलिमेंट आपको किसके अलोंग लेना है वो हमने देखा। ठीक है, एलिमेंट का हाइट कैसे निकालते हैं ये भी हमने चेक किया। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब हम दो टाइप का कर्व लेते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व है, एंड y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, इस दोनों कर्व के बीच का जो एरिया होगा हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक सिंपल कर्व है पैराबोला टाइप का, ठीक है, और एक दूसरा कर्व है स्ट्रेट लाइन। तो कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि कर्व और स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे कट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। क्योंकि जब तक वो कट नहीं करेगा तब तक एरिया इनक्लोज्ड कैसे होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, ये देखना कि क्या कोई एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व किसी पॉइंट पे कट करने चाहिए, है कि नहीं। यहां पे हमें और कोई कर्व नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोल रहा है कि इसी दोनों कर्व के बीच में जो इनक्लोज्ड पार्ट बन रहा है। तो पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0,1। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। निकाल सकते हो, निकाल पाएंगे कि नहीं, है ना। तो इंटरसेक्शन निकालना इजी है, सिंपली y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, x की दो वैल्यू आ जाएगी। यानी x इक्वल टू 0 पे भी कट कर रहा है और x की वैल्यू 1 पे भी कट कर रहा है। यानी अगर हम यहां पे y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, है कि नहीं। ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट कितना है 1। हम अभी y कोऑर्डिनेट पे नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम एलिमेंट x के अलोंग ही लेने वाले हैं। ठीक है,
तो इसको हम y के अलोंग भी एलिमेंट लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी x के अलोंग एलिमेंट लेके देख रहे हैं कि कैसे एरिया कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो देखो जो हमारा एरिया निकलने वाला है वो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया होने वाला है। ठीक है, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बनाता हूं फिगर में, ताकि आप इस चीज को अच्छे तरीके से देख पाओ कि जो हमारा एरिया है वो कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये एक y इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व है, इस शेप का बना लेते हैं। ठीक है, और ये मान लिया हमने स्केल को, हमने कर्व को हमने थोड़ा सा स्केलिंग कर दिया है। तो ये 0.1, 0 है और ये 0, 0 है, और जो हमारा एलिमेंट है वो ये एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसी दोनों कर्व के बीच में हमारा एरिया इनक्लोज्ड है। ठीक ना, तो सबसे पहले हमें एलिमेंट लेना होगा। तो हम अभी एक्स डायरेक्शन में जाके एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे आपको एक्स डायरेक्शन में जाके ही एलिमेंट चूज करना है। तो आप एक्स डिस्टेंस पे मूव किया और एक एलिमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे कि इस कर्व को मैं यहां पे फिर से प्लॉट कर रहा हूं, और आप मुझे बताना कि दोनों में से कौन सा एलिमेंट लेने का तरीका सही है। ठीक है, तो ये सेम टाइप का कर्व है, यहां पे हम भी एक्स डिस्टेंस पे मूव करेंगे, और ये देखो हमने एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया और ये हमारा, ठीक है, और यहां पे गए और यहां पे हमने ये एलिमेंट चूज किया। अब आपको सोचना है कि ये सही है या ये एलिमेंट लेना सही है, दोनों में से कौन सा मेथड सही है हमारे लिए एलिमेंट चूज करने का। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहली चीज कि एलिमेंट हमारा वैलिडेट होना चाहिए, है ना। वैलिडेट मतलब कि अगर हम एलिमेंट को लेफ्ट या राइट मूव करें तो जो हमारा एरिया जो रिक्वायर्ड है उस एरिया को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, है कि नहीं। जहां पे देखो आप अगर इसको इधर उधर मूव करोगे तो ये एरिया हमें एक्चुअली में कौन सा एरिया दे देगा, नीचे वाला एरिया भी दे देगा, क्योंकि इस एलिमेंट का ये वाला पार्ट एक्चुअल एरिया से बाहर लाई कर रहा है ना। तो ये एलिमेंट लेना गलत है। इस वाले में देखो आप इसको इधर उधर मूव करोगे तो हमेशा यहां से लेके यहां तक का एरिया ही हमेशा आपको देगा, यानी ये एलिमेंट हमने सही तरीके से लिया है। ठीक है, तो कौन सा तरीका गलत है कौन सा सही है समझ में आ रहा है। जिस रीजन में आपको एरिया निकालना है उसी रीजन में हमें एलिमेंट को कन्फाइंड रखना है, उससे बाहर नहीं जाना है ना। तो यहां पे हम उससे बाहर निकल गए, ये इसलिए ये मेथड गलत है। दूसरी चीज वैलिडेट करना पड़ेगा हमें। तो वैलिडेट करने के लिए क्या होगा कि एक देखो इस एलिमेंट का लोअर पार्ट इस एक्सिस पे है, y इक्वल टू एक्स लाइन पे है, और अपर पार्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व पे है। इस टाइप का एलिमेंट आप कहीं भी फॉर्म करो, देखो हमेशा यही सिचुएशन वैलिड है। इसका मतलब जो हमने एलिमेंट चूज किया है वो एलिमेंट भी हमने सही लिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो एलिमेंट हमें उसी रीजन में बाउंडेड रीजन ही लेना है, और दूसरा चीज कि वो एलिमेंट हमारा वैलिडेट होना चाहिए और सही तरीके का होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें हमने पता कर ली। इसका मतलब ये सही था, इसका विड्थ कितना हो जाएगा dx, तो इस एलिमेंट का हम एरिया कितना लिखेंगे dx इंटू, यहां पे मैं अब देखो y भी नहीं लिख रहा हूं, h भी नहीं लिख रहा हूं, सॉरी y भी नहीं लिख रहा हूं, fx भी नहीं लिख रहा हूं, अब मैं क्या लिख रहा हूं h लिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये बोला था कि क्योंकि अब हम यहां पे y नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे हमें कौन सी हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए, है कि नहीं। इस हाइट को हम h हाइट बोल रहे हैं, और ये इंटीग्रेट हमें कहां से कहां तक करना पड़ेगा, क्योंकि हम dx के अलोंग कर रहे हैं तो dx की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके 1 तक, है ना। तो एलिमेंट लिमिट तो हमारा 0 से a तक हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि आप h कैसे कैलकुलेट करते हो, क्लियर है। तो h कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि हमें दोनों कर्व पे y वैल्यू निकालनी होगी, है ना। पहला कर्व कौन सा है, ये y इक्वल टू एक्स, है कि नहीं, और दूसरा ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व कौन सा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, है कि नहीं। तो देखो यहां से हम x डिस्टेंस पे मूव किए हैं, तो इस पॉइंट का लोअर कोऑर्डिनेट कितना होगा x कॉमा, इस वाले फंक्शन में x पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी x ही हो जाएगी, है कि नहीं। इस वाले का कोऑर्डिनेट कितना होगा
एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहां से देखो वाई की वैल्यू कितनी हम लिख सकते हैं, रूट एक्स। क्लियर है? तो यहां पे देखो हमने दोनों कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया दोनों कर्व का। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1 है कि नहीं। तो y2 माइनस y1 कैलकुलेट कर लो, y2 कितना है रूट एक्स और y1 x। तो यहां पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, और h की वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, रूट एक्स माइनस एक्स। ठीक है, और अपर कर्व का y कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कर्व का y कोऑर्डिनेट, है ना। जो आपने एलिमेंट चूज किया था उस एलिमेंट का अपर पॉइंट देखो इस कर्व पे है, जिसका y कोऑर्डिनेट इतना है, इसका लोअर कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट x है। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमें हाइट मिल जाएगा। तो अब हम यहां पे पुट कर देंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा, 0 to 1 रूट एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आप इंटीग्रेट कर लोगे, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमें एरिया कैलकुलेट करना था वो हमने कैलकुलेट करके देख लिया। क्लियर है? तो ये बेसिक तरीका होता है एरिया कैसे कैलकुलेट करता है उस चीज को देखने का। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और थ्योरी देखा कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है और कहां पे हमें कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहली चीज आप ग्राफ को प्लॉट करो जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो पहले आप ग्राफ को प्लॉट करो। दूसरी चीज मार्क द रीजन, जिस रीजन का हमें एरिया निकालने के लिए बोल रहा है उस रीजन में मार्क करो। तीसरा एलिमेंट इन मार्क्ड रीजन, जो रीजन आपने मार्क्ड किया उस रीजन में आपको एलिमेंट चूज करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट एरिया ऑफ एलिमेंट, है कि नहीं। फोर्थ पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का एरिया आपको निकालना आना चाहिए। विड्थ और हाइट हमें पता होनी चाहिए, है ना। विड्थ तो हमेशा कितना हम लेंगे dx, अगर x के अलोंग ले रहे तो, और हाइट कितना लिखेंगे h, और h की वैल्यू हम कितना लिख रहे हैं y2 माइनस y1। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से y2 माइनस y1 डिसाइड होगा, है ना। और फिफ्थ पार्ट लिमिट। ठीक है, यहां पे जब आप एलिमेंट चूज करोगे तो यहीं पे आपको क्या करना है, वैलिडेट भी करना है। एलिमेंट एक बार वैलिडेट कर लो कि आपने सही एलिमेंट चूज किया है कि नहीं किया। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच होता है एरिया कैलकुलेट करने का। ठीक है, कर्व आपको दिया होगा, रीजन आपको मार्क करना है, एलिमेंट आपको चूज करना है, वैलिडेट आपको करना है, एलिमेंट का एरिया हाइट और विड्थ आपको निकाल के देखना है, और लिमिट आपको क्वेश्चन में ग्राफ के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यूज करके एलिमेंट का एरिया निकाल सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सारी वैल्यू कैलकुलेट करके उस कर्व के एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी का आगे देखेंगे कि कैसे हम कर्व का एरिया कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास यहां पे तो हमने एक एग्जांपल ये लिया था कि हमारे पास एक कर्व है और एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब हम दो अलग अलग टाइप के कर्व लेंगे, है ना, और उस दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकलता है उस चीज को हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो चुका है। अब आप एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन है तो कंप्लीट हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करो, कोई डाउट आता है तो उसको हम आगे के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।